कैसे स्टूडेंट आप सभी। स्टूडेंट जो हमारी मॉडर्न थिंकर्स की सीरीज चल रही थी, उसी में हम मॉडर्न थिंकर्स में आज पढ़ने जा रहे हैं जॉर्ज होमन्स को। कहीं ना कहीं होमन्स के समूह, लघु समुदाय, लघु समूह और विनिमय थ्योरी, जो इनकी एक्सचेंज थ्योरी थी, उनके बारे में आपके सिद्धांत को या आपको जाना जाता है। कई बार हम एक्सचेंज थ्योरी में, लास्ट टाइम भी यूजीसी नेट में और सेट में क्वेश्चन आया था, तो बहुत से बच्चे पजल हो गए थे। वो कूले को और बहुत सारे जो हमारे मानव शास्त्री हैं, उन्हीं के बारे में जानते थे। तो कहीं ना कहीं इन मॉडर्न थिंकर्स को पढ़ना जो होता है वो जेआरएफ के लिए मार्केबल है। तो आज हम पढ़ेंगे जॉर्ज होमन्स को। हमारे जो अमेरिकी समाजशास्त्री जॉर्ज होमन्स हैं, वो अपने विनिमय सिद्धांत, लघु समूहों के अध्ययन, जो उन्होंने लघु समूहों का अध्ययन किया था, इनके लिए जाने जाते हैं। होमस ने लघु समूह और सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी अपने शोध कार्यों के आधार पर 1964 में 1964 में एक लेख लिखा था। उन्होंने कहा था कि सामाजिक घटनाओं की व्याख्या सामाजिक संरचना की अपेक्षा व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर की जानी चाहिए। देखिए, वो क्या कहते थे, जो हमारी सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर होता है, समाज की संरचना, उन्होंने कहा था समाज की संरचना, किसी भी चीज को अगर हमें डिफाइन करना है या उसकी व्याख्या करनी है, तो संरचना की अपेक्षा जो व्यक्ति की पर्सनल, अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं, उसके आधार पर उसको जाना जाता था। और उनका यह विवाद जो था, ये एक विवादास्पद, उन्होंने एक कथन दिया था कि सामाजिक जीवन सामाजिक व्यवस्थाओं और तथ्यों को अपेक्षा व्यक्तिगत मनोविज्ञान और विनिमय के आर्थिक सिद्धांत की एकमात्र उपज है। इससे ये बहुत चर्चित हो गए थे। देखिए, मैं आपको बार बार बताती हूँ कि मैं बहुत सारे स्टेटमेंट ढूंढ के लाती हूँ आप लोगों के लिए। स्टेटमेंट ढूंढने का कारण यही है कि जो आपका एग्जाम है, उसमें आप इन सब चीजों को ध्यान रखें। उन्होंने एक विवादास्पद टिप्पणी दी थी। सामाजिक जीवन, ये देखिए मैं मार्क कर रही हूँ, सामाजिक जीवन सामाजिक व्यवस्थाओं और सामाजिक तथ्यों को अपेक्षा व्यक्तिगत मनोविज्ञान और विनिमय के आर्थिक सिद्धांत की एकमात्र उपज था। ये बहुत चर्चित रहा था और ये इनका विवादास्पद बयान माना जाता है। सन 1932 में आपने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की उपाधि ली थी। इसी वर्ष इन्होंने शरीर की क्रियाशास्त्री एल जे हेंडरसन के सानिध्य में वेल्फ्रेड परेटो के सिद्धांतों का एक भाग लिया था सेमिनार में। इसी सेमिनार ने पार्सन्स में भी भाग लिया था। फिर आपने एक पुस्तक भी लिखी थी इसी पाठ्यक्रम पे। आपने 1934 में चार्ल्स कॉर्टिस के साथ मिलकर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू पेरेटो, जिसके आधार पर उनकी गणना समाजशास्त्रियों में की जाने लगी। देखिए, इसके बाद 1941 में अंग्रेजों के सामाजिक इतिहास को लेकर 13वीं शताब्दी के अंग्रेज ग्रामवासी, ये 13वीं है, थोड़ा गलत हो गया, शताब्दी के नामक पुस्तक लिखी थी। 1934 में वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में फेलो, जूनियर रिसर्च फेलो बने और 1939 तक वे आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ही बने रहे थे। बाद में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से उनका संपर्क टूट गया था, लेकिन हार्वर्ड में टॉलकर पार्सन्स द्वारा स्थापित सामाजिक संबंधों के बाद में वो उस विभाग में आ गए थे। होमन्स ने पार्सन्स के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। देखिए, पार्सन्स की गणना अमेरिका के अग्रणी सिद्धांतकारों में मानी जाती है, लेकिन होमन्स पार्सन्स के सिद्धांतों से सहमत नहीं थे। देखिए, आगे मैं आपको बताती हूँ। टॉलकट पार्सन्स की गणना अमेरिका के अग्रणी सामाजिक सिद्धांतकारों में की जाती है। उन्होंने पार्सन्स के सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया की कटु आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पार्सन्स जिसे सिद्धांत कहते हैं ना, वे वास्तव में सिद्धांत नहीं है, अपितु अवधारणात्मक रचनाएं हैं, कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स। अभी मैं बताती हूं आपको। वो कहते थे कि जो जिन्हें पार्सन सिद्धांत बोलते हैं वो सिद्धांत नहीं है। देखिए, सिद्धांत किसे कहते हैं? जिनके प्रतिस्थापन में कुछ और अन्य सिद्धांत विकसित होते हैं, उन्हें सिद्धांत कहा जाता है। तो होमन्स कहते थे कि पार्सन जिसे सिद्धांत कहते हैं, वास्तव में वो
सिद्धांत ना होकर अवधारणात्मक संरचनाएं हैं, कॉन्सेप्चुअल स्कीम मात्र है। होमन्स के अनुसार कोई भी सिद्धांत तब तक सिद्धांत नहीं होता जब तक इस सिद्धांत की कुछ प्रस्थापनाएं विकसित नहीं होती, उसके स्थान पर कुछ और प्रस्थापनाएं विकसित नहीं होती। तो उन्होंने पार्सन्स के सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया जो थी उसकी कटु आलोचना की थी। स्टूडेंट मैं बता रही थी कि किस तरीके से होमन्स ने पार्सन्स के सिद्धांत निर्माण की कटु आलोचना की थी। इसको और थोड़ा सा डिफाइन करूंगी क्योंकि ये नेट जेआरएफ के लिए आपके लिए मार्केबल है। देखिए, होमन्स का विचार था कि सिद्धांत का निर्माण सामाजिक जगत में सतर्कतापूर्ण और जो सूक्ष्म अवलोकन, माइक्रो ऑब्जर्वेशन जिसे कहते हैं ना, उसके आधार पर होता है। इसके विपरीत पार्सन्स जो थे, सिद्धांत की शुरुआत सामान्य विचारात्मक स्तर होते हैं और बाद में ये नीचे के अनुभविक स्तर पर पहुंच जाते हैं। इसको मैं हल्का सा आपको डिफाइन करूंगी। सर आ जाइए, बैठ जाइए, बस होने वाला है। इसको मैं हल्का सा डिफाइन करूंगी आप लोगों को कि देखिए, वो क्या कहते हैं, जो जिन्हें पार्सन सिद्धांत निर्माण कहते थे ना, उसे होमन्स कहते हैं वो सिद्धांत निर्माण नहीं है। सिद्धांत तो जब होता है जब कोई उसका प्रतिस्थापित उसके स्थान पर कर दिया जाता है, तब सिद्धांतों का निर्माण होता है। तभी उन्होंने कहा था कि सिद्धांत का निर्माण सामाजिक जगत के सतर्कतापूर्ण और माइक्रो ऑब्जर्वेशन, सूक्ष्म अवलोकन की नींव पर आधारित होना चाहिए। होमन्स ने दो पुस्तकों में, एक उन्होंने मानव समूह लिखी थी जो उन्होंने 1950 में लिखी थी, इससे उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली। इस पुस्तक में होमर्स ने प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य, जो हमारा फंक्शनल पर्सपेक्टिव है, इसका प्रयोग किया था। देखिए, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किस किताब में होमन्स ने प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था। तो मानव समूह उनकी जो किताब थी जो आपने सन 1950 में लिखी थी, उसमें आपने प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था। किंतु सामाजिक व्यवहार पर लिखी बाद में होमस ने छोड़कर विनिमय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था। फिर आपने जो दूसरी किताब लिखी सामाजिक व्यवहार पर, फिर उसमें आपने प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग नहीं किया था, उसमें एक्सचेंज पर्सपेक्टिव, विनिमय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था। अपनी पुस्तक सामाजिक व्यवहार, इसके प्रारंभिक स्वरूप, जो कि सन 1961 में होमन्स ने सामाजिक जीवन के बारे में कुछ प्रस्थापनाएं प्रस्तुत की है, वो बाद में जाकर उनके विनिमय सिद्धांत का आधार बन गई। और वास्तव में जो हमारी सहयोगी असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे प्रतिस्पर्धा, सहयोग, सत्ता, अनुपद जैसी सामाजिक घटनाओं का उन्होंने बोला ये आधार होती है। स्टूडेंट, होमन्स ने अपने जो सिद्धांत दिया था, या उन्होंने सामाजिक व्यवहार का अपना जो सिद्धांत दिया था, बाद में उन्हें थोड़ा उस पर दुख प्रकट हुआ। देखो, इसलिए हुआ क्योंकि उनके जो सामाजिक व्यवहार के सिद्धांत है उसको विनिमय सिद्धांत का नाम दे दिया गया था। होमन्स ने, देखिए मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, आप देख सकते हैं फर्स्ट उसमें बुलेट में, होमन्स ने इस बात पर दुख प्रकट किया है कि उनके सामाजिक व्यवहार के सिद्धांत को विनिमय सिद्धांत, एक्सचेंज जो थ्योरी है, उसका नाम दे दिया गया, जबकि उनका सिद्धांत जो था वो सामाजिक व्यवहार को कम से कम दो व्यक्तियों के बीच होने वाली क्रियाकलापों को विनिमय के रूप में देखता था। देखो, उन्होंने अपना जो सामाजिक व्यवहार का सिद्धांत दिया था, मैं हल्का आपको बताती हूँ। वे क्या कहते थे कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, वो दो या दो से अधिक व्यक्ति और उनके बीच जो आपसी क्रियाकलाप, वार्तालाप और जो भी होता है, देखिए, जब कोई व्यक्ति दूसरे सामने वाले व्यक्ति से कोई वार्तालाप या क्रियाकलाप करता है, उन्होंने उस वार्तालाप को कहीं ना कहीं विनिमय के रूप में देखा था। वो क्या कहते हैं, वो विनिमय के रूप में देखते हैं। तो उनके सिद्धांत को इस तरीके से, इस सिद्धांत को तोड़कर, जैसे जो उनका व्यवहार का सिद्धांत था, उन्होंने कहा व्यवहार कैसे बनते हैं। देखिए, पुराने टाइम में एक्सचेंज थ्योरी तो आप सबको पता है, एक समान, जब दो व्यक्ति या दो से अधिक समूह एक साथ मिलते थे, ठीक है, उनके पास वार्तालाप होता था, फिर जो भी उनकी व्यवहार के अनुरूप, जैसे हमारे पास अनाज है या सामने वाले के पास औजार है, तो वो अनाज देके औजार ले लिया करते थे। इस तरीके से उनमें आपसी व्यवहार जो था, आपसी क्रियाकलाप जो थे, उनको बाद में विनिमय थ्योरी यानी विनिमय सिद्धांत के नाम से उन्होंने बदल दिया था।
ये क्रियाकलाप मूर्त या अमूर्त हो सकते हैं किन्हें, लेकिन इनमें पुरस्कार और मूल्यवान होने का भाव निहित होता है। इसलिए उन्होंने बोला था कि जो ये क्रियाकलाप होते हैं सामाजिक व्यवहार में, जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले क्रियाकलाप है, वो मूर्त भी हो सकते हैं, अमूर्त भी। मतलब वो उस समय वहां उपस्थित भी हो सकते हैं और नहीं भी, लेकिन उनके बीच क्या होता है, जो कहीं ना कहीं आपसी लेन देन होता था, वो पुरस्कार या मूल्यवान वस्तुओं के रूप में होता था। होमन्स का यहाँ देखिए आप, होमन्स का विनिमय सिद्धांत समूहों, संस्थाओं और समाजों की अपेक्षा व्यक्तियों से प्रारंभ होता है। होमन्स का जो एक्सचेंज थ्योरी है, समूहों, संस्थाओं, समाज की अपेक्षा, जब मैंने कहा ना दो या दो से अधिक व्यक्ति, तो वो किससे शुरू होता है, व्यक्तियों से प्रारंभ होता है। उसका समूहों से, संस्थाओं या समाज से प्रारंभ नहीं होता। जब यह दो या दो से अधिक व्यक्ति आपसी वार्तालाप, क्रियाकलाप के माध्यम से जुड़ते हैं, तो उसे होमन्स ने कहा है यह व्यक्तियों से प्रारंभ होता है। होमन्स ने लेवी स्ट्रास के संरचनात्मक कार्यों की अपेक्षा विनिमय की पारस्परिक क्रिया को संचालित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों पर विशेष बल दिया है। आपने क्या दिया है, मनोवैज्ञानिक कारक, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है। उन्होंने अपना एक लेख लिखा था होमल्स ने, सोशल बिहेवियर एक्सचेंज। देखिए, हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं और वैसा ही हमें व्यवहार मिलता है। आज की तारीख में टिट फॉर टैट वाली थ्योरी जो हम कहते हैं ना, जैसे सामने वाले के साथ आप व्यवहार करेंगे, दूसरा भी उस तरह का व्यवहार करता है। तो होमन्स ने अपने एक लेख सोशल बिहेवियर एक्सचेंज, जो 1955 में आपने लिखा था, आपने बताया था व्यक्तियों के बीच जो अंतःक्रियाएं होती हैं, वो कोई ना कोई भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं के विनिमय का रूप के लिए होती हैं। मतलब जो व्यक्ति आपस में मिलते थे, उनके बीच इंटरेक्शन होता था, तो वो किन्हीं चीजों को आपस में बदलते थे, वो भौतिक अभौतिक कोई भी वस्तु, जब व्यवहार भी एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है, या भौतिक वस्तुओं का एक्सचेंज कर रहे हो, तो उन्होंने उसमें विनिमय के रूप में उसको लेते थे। सामाजिक व्यवहार के अतिरिक्त अगर मैं होमन्स की बात करूं, तो आपने लघु समुदाय, लघु समूह, औद्योगिक समाजशास्त्र, ऐतिहासिक समाजशास्त्र में भी अपनी रुचि ली है और इसमें अथाह कार्य किए हैं। तो यहां देख सकते हैं सामाजिक संस्थान सिद्धांत के प्रति उनके योगदान के अतिरिक्त होमन्स ने लघु समूह, औद्योगिक समाजशास्त्र, ऐतिहासिक समाजशास्त्र में भी अपना योगदान दिया है। होमन्स का समाजशास्त्र मूलतः व्यक्तिनिष्ठ है, समूहनिष्ठ नहीं। मैंने अभी अभी आपको पीछे भी बताया था कि आप व्यक्ति केंद्रित हैं। जब आप कहते हैं दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं, तो होमन्स का जो समाजशास्त्र है मूलतः व्यक्तिनिष्ठ है, ना कि समूहनिष्ठ। ध्यान रखिएगा, मैंने आगे स्लाइड में भी आपको बताया है। उनके जो दो उन्होंने किताबें लिखी थी, ह्यूमन प्रूफ और सोशल बिहेवियर, इसमें आपने व्यक्ति, जो आपने बात की ना, व्यक्ति इंपॉर्टेंट है होते हैं, समूह नहीं, इसमें इससे इस बात ये इन किताबों से प्रमाणित होती है, क्योंकि आपने अपने सोशल बिहेवियर में और ह्यूमन ग्रुप में ये विस्तार से बताया है कि जो व्यक्ति होते हैं और व्यक्तियों के बीच क्रियाकलाप होता है, वो उनको होमन्स ने इंपॉर्टेंट माना है। उन्होंने मानव जाति के सदस्य के रूप में व्यक्तिगत मानव प्राणी का अध्ययन किया है। इस दृष्टि से उन्होंने दुर्खीम और नर्म दुर्खीमवादी लेवी स्ट्रास दोनों के भिन्न समूहनिष्ठ विचारों में अपनी असहमति प्रकट की है। होमन्स सन 1964 में अमेरिकी समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। होमन्स जो हैं 1964 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल जो सोसाइटी थे, उसके अध्यक्ष आप रहे हैं। होमन्स की प्रमुख कुछ कृतियां हैं, किताबें हैं, जिसमें से कि आपके ये ह्यूमन ग्रुप आप सभी जानते हैं, सोशल बिहेवियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी एन इंट्रोडक्शन टू पेरेटो विद क्रूटिस 1934 में आपने प्रकाशित की थी। इंग्लिश विलेजेस ऑफ द 13th सेंचुरी 1941, द ह्यूमन ग्रुप 1950 में ये प्रकाशित हुई थी। सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेंट्री फॉर्म्स 1961 में ये प्रकाशित हुई थी। सेंटिमेंट एंड एक्टिविटीज 1962, द ये है द नेचर ऑफ सोशल साइंस 1967,
सर्टेनिटीज एंड डाउट्स 1987, माय सेंस, ये इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी 1984 में। तो ये ह्यूमंस के बारे में मैंने आपको बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज थ्योरी मैं नहीं मानती किसी स्टूडेंट ने एक्सचेंज थ्योरी के बारे में या इनका जो सोशल बिहेवियर के बारे में है वो किसी ने पढ़ा होगा। तो ये आपकी जो मैंने वीडियो बनाई है ये आपके जेआरएफ के लिए बहुत मार्केबल है। तो कमेंट जरूर करिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। मैं देख रही हूँ बच्चे नंबर ऑफ लाइक्स और वो तो आते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते। आप अपने विचार भी जरूर दीजिए।